गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम पढ़ रहे थे लागत वक्र की अवधारणाएं। इसमें हमने दीर्घकालीन लागत वक्र के बारे में पढ़ा, एलएसी कर्व और एलएमसी कर्व के बारे में हमने पढ़ा। अब हम पढ़ते हैं लागत से संबंधित अनुभव आश्रित प्रमाण। ठीक है। उत्पादन लागतों के विश्लेषण हेतु समय समय पर लागतों पर सांख्यिकीय अध्ययनों का प्रकाशन होता रहा है। 1960 में प्रोफेसर जॉन जेनिस्टर ने अपनी पुस्तक स्टैटिस्टिकल कॉस्ट एनालिसिस में ये स्पष्ट किया कि औसत लागत में गिरावट धीमी गति से होती है तथा इसमें उत्पादन में वृद्धि के साथ साथ बढ़ने की कोई प्रवृत्ति दृष्टिगोचर नहीं होती है। अब हम इनके एम्पेरिकल एविडेंस को पढ़ते हैं कि शॉर्ट रन पीरियड में कॉस्ट किस तरीके से होती है। ये जो कि स्टैटिस्टिकल अध्ययन किया गया है कॉस्ट के बारे में, तो उन्होंने किस तरीके का पाया है कि कॉस्ट कर्व की शेप कैसे होती है। जैसे अभी तक हम पढ़ रहे थे, एवरेज कॉस्ट आपका यू शेप में होता है, मार्जिनल कॉस्ट भी आपका यू शेप में होता है। तो अब हम देखेंगे कि अगर ये यू शेप में नहीं होते हैं तो कौन सी शेप में होते हैं, जो कि इन्होंने अपने सांख्यिकीय अध्ययन में बताया है। अल्पकालीन लागतों के प्रमाण बताते हैं कि उत्पादक फर्में प्राय अतिरिक्त क्षमता रिजर्व कैपेसिटी वाले संयंत्रों का निर्माण करवाती हैं। अगर मान लीजिए कोई प्रोड्यूसर है और उसे उत्पादन करना है, अमुक अमाउंट में क्वांटिटी का उत्पादन करना है, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ वह वो पर्टिकुलर जो अमाउंट है कि इतना क्वांटिटी में उत्पादन करना है उसी उत्पादन का ध्यान में रखिएगा। हो सकता है कि मौसमी उतार चढ़ाव हो जाए और मांग में कमी हो जाती है या वृद्धि हो जाए, तो वो इस तरीके का प्लांट साइज चुनने की कोशिश करता है ताकि उत्पादन में अगर कमी होती है तो वह मांग में कमी होती है तो वह उत्पादन में कमी कर सके। इसी प्रकार से अगर मान लीजिए मांग बढ़ जाती है तो वह उत्पादन की मात्रा को भी बढ़ा सके। तो इस प्रकार की वह रिजर्व कैपेसिटी वाले संयंत्रों का निर्माण करवाती हैं। कौन करवाती हैं? प्रोड्यूसर करवाते हैं। तो रिजर्व कैपेसिटी वाले संयंत्रों का निर्माण करवाती है, जिससे फर्मों के उत्पादन की मांग में मौसमी घटत बढ़त अथवा चक्रीय उतार चढ़ावों के समय अल्पकालीन मांग के अनुरूप उत्पादन में घटत बढ़त आसान हो जाता है। चूँकि अतिरिक्त क्षमता के कारण संयंत्र में लोच बनी रहती है। लोच क्यों बनी रहती है? आपने प्लांट साइज ही चुना इस तरीके का है कि अगर मान लीजिए मांग कम हो जाती है तो उत्पादन की मात्रा कम की जा सके, और अगर मांग बढ़ जाती है तो उसी प्लांट से आप ज़्यादा प्रोडक्शन कर सकें। तो इसके फलस्वरूप उत्पादक फर्में अल्पकाल में लागत बढ़ाए बिना ही उत्पादन मात्रा बढ़ा सकती है। ठीक है। यही कारण है कि आधुनिक युग में उत्पादक फर्मों द्वारा अतिरिक्त क्षमता युक्त संयंत्रों का निर्माण एक तकनीकी आवश्यकता बन गया है, यानी प्लांट्स विथ रिजर्व कैपेसिटी। यानी इस तरीके का प्लांट बनाना प्रोडक्शन के लिए, ताकि अगर मांग में कमी होती है या बढ़ोतरी होती है तो उस अनुसार प्रोडक्शन प्लांट का उपयोग किया जा सके और प्रोडक्शन को भी आप कम या अधिक कर सकें। इस परिस्थिति में उत्पादन बढ़ाने पर एएफसी में निरंतर गिरावट आती है, जबकि अल्पकाल में एवीसी तथा एमसी का स्वरूप निम्न होता है। आप इस डायग्राम को देखिए। इस डायग्राम के अंदर जो आपका ये कॉस्ट जो कि हमने एक्स अक्ष वाई अक्ष पर लिया है, एक्स पे हमने आउटपुट को लिया है। यहाँ जो आपका एवीसी कर्व है, इस एवीसी कर्व की शेप इस तरीके से जा रही है। ठीक है। इस एवीसी कर्व से के मिनिमम पॉइंट पर एमसी कर्व इसको स्पर्श करता हुआ, इसके साथ चलता हुआ आगे इस तरीके से आगे ऊपर हो जाता है। और चूँकि एसी कर्व एवीसी प्लस एएफसी का वो जोड़ होता है, तो आपका जो एसी कर्व है उसकी शेप भी इस तरीके से होगी। ठीक है। तो ये आपका इस तरीके का डायग्राम होगा। अब आप इसमें देखिए कि उत्पादन के Q1 से Q2 पॉइंट तक फर्म की लागतों में वृद्धि नहीं हो रही है। फर्म की लागतें कांस्टेंट है। आप एमसी और एबीसी कर्व को देख के लगा सकते हैं। तो यहाँ पर क्या किया जा रहा है? उत्पादन के इस पर्टिकुलर पॉइंट पर, यानी Q1 से Q2 तक उत्पादन प्राप्ति में फर्में क्या कर रही हैं? प्लांट की जो अतिरिक्त क्षमता है, संयंत्र की अतिरिक्त क्षमता का, रिजर्व कैपेसिटी का पूरा उपयोग कर रही है। तो इसका पूरा उपयोग करने की वजह से क्या है कि लागतों में वृद्धि नहीं हो पा रही है, और आपका जो एसी और एमसी कर्व है वह कांस्टेंट रहते हैं। एक टाइम बाद में Q2 पॉइंट के बाद में
अगर हम देखें तो एवीसी कर्व और एमसी दोनों ऊपर बढ़ते हुए जा रहे हैं। इसका कारण ये है कि एक सीमा से अधिक उत्पादन करने पर मज़दूरों को भी ओवर टाइम ड्यूटी के भुगतान करना पड़ता है। इसी प्रकार से जब आप प्लांट का उपयोग करते हैं रिज़र्व कैपेसिटी से भी अधिक, तो प्लांट की जो मशीनरी होती है उसमें भी टूट फूट होती है। तो ये सब खर्चे क्या है, आपके कॉस्ट को बढ़ा देती है। तो आप अगर Q1 से पहले वाली स्थिति देखें, Q1 से पहले वाली स्थिति यानी यहाँ तक, तो यहाँ पर आपका MC कर्व जो है उससे ज़्यादा आपका AVC कर्व रहता है, या मैं कहूँ AC कर्व आपका ज़्यादा रहता है। ठीक है, यहाँ तक इस साइड में। और जब Q1 से Q2 तक पॉइंट में अगर हम बात करें तो MC और AC और AVC ये तीनों AVC आपका बराबर रहता है, AC नहीं। आप इसको देखें, Q1 से Q2 पॉइंट तक में MC और AVC ये दोनों बराबर रहते हैं। ठीक है, और इसके आगे अगर हम देखते हैं तो जो आपका MC कर्व है जो कि ऊपर की तरफ जा रहा है, तो लास्ट में हम जब इसमें देखते हैं पर्टिकुलर इस पॉइंट पे Q2 के बाद वाली स्थिति देखते हैं, तो यहाँ पर आपका MC आपके AVC से अधिक होता है। ठीक है, तो ये स्थिति हमें प्राप्त होती है। ये आधुनिक समय में लागतों के ऊपर जो अध्ययन किया है उसका सांख्यिकीय निष्कर्ष हमें प्राप्त होगा। अगर लॉन्ग रन में बात करें, लॉन्ग रन पीरियड में कि कॉस्ट कर्व किस तरीके के शेप में होते हैं, तो दीर्घकालीन लागत विश्लेषण के विभिन्न अध्ययनों के प्रमाण ये बताते हैं कि उत्पादन के बड़े पैमाने पर तकनीकी तथा अनुभव की मितव्ययिताओं का निरंतर लाभ उठाते रहने के कारण दीर्घकालीन लागतें बढ़ती नहीं हैं, घटती है। कौन से कारण हैं? पहला कारण है कि टेक्नोलॉजी चेंज आते रहते हैं। दूसरा है कि जब हम किसी काम को करते रहते हैं तो उस काम में पारंगत होने की वजह से लागत अपने आप आपके कम होती जाती है। अतः LAC की जो शेप है वह U आकृति के समान नहीं होकर L आकृति के समान होती है। आप इस डायग्राम में देखिए, यहाँ पर जो LAC कर्व है Q पॉइंट तक आपका जो LMC है उससे अधिक आपका LAC कर्व है Q पॉइंट तक, और Q पॉइंट के बाद में अगर हम देखते हैं तो ये दोनों बराबर हो जाते हैं। ठीक है, यानी Q के बाद में भी अगर आप उत्पादन की मात्रा बढ़ाने का डिसीजन लेता है, कोई प्रोड्यूसर मात्रा की क्वांटिटी बढ़ाना चाहता है, तो ऐसी परिस्थिति में टेक्नोलॉजी चेंज और इसके साथ में उस काम को प्रोसेस ऑफ लर्निंग, ये दोनों चीज़ें आपके जो LAC कर्व है उसकी शेप को बढ़ाएगी नहीं, उसमें निरंतर गिरावट आती ही रहेगी LAC कर्व में। और LMC और LAC दोनों यहाँ पे Q पॉइंट के बाद में बराबर हो जाते हैं। ठीक है, स्थिरता की प्रवृत्ति आ जाती है। तो यहाँ हम देखते हैं कि जो आपका LAC कर्व है किस तरीके की शेप में आ जाता है। ये दीर्घकाल में लागतों का एम्पेरिकल एविडेंस है जो कि स्टैटिस्टिकल अध्ययन के बाद में हमें प्राप्त हुआ है। तो निष्कर्ष में हम क्या पाते हैं? निष्कर्ष में हम देखते हैं कि अल्पकाल में उत्पादन टेक्नोलॉजी में सुधार ना होने की दशा में, देखिए अल्पकाल में टेक्नोलॉजिकल चेंज नहीं होते हैं, ये दीर्घकाल में होता है। तकनीकी परिवर्तन सारे दीर्घकाल में होते हैं। तो टेक्नोलॉजी में सुधार ना होने की दशा में औसत लागत वक्र का स्वरूप U जैसी आकृति का होता है, यानी अल्पकाल में फिर भी इसकी शेप U हो सकती है। ठीक है, LAC कर्व की। लेकिन दीर्घकाल में चूँकि टेक्नोलॉजिकल प्रगति एवं सुधारों के संभव होने से दीर्घकालीन औसत लागत का स्वरूप L आकृति का होने की प्रवृत्ति होती है। जैसा कि अभी आप इस डायग्राम में देखिए, इस डायग्राम में L आकृति का होने की प्रवृत्ति होती है। प्रोफेसर स्टोनियर एवं हैग के अनुसार भी उत्पादन में टेक्नोलॉजिकल प्रगति तथा सीखने की प्रक्रिया में एक ही वस्तु का बार बार उत्पादन करने से कार्यकुशलता बढ़ती है। दोनों से वस्तु की प्रति इकाई उत्पादन लागत घटती जाने से दीर्घकालीन औसत लागत वक्र की आकृति U होने के बजाय L आकृति होने लगती है। तो इस प्रकार हमने लागतों के बारे में अध्ययन किया, लागतों के विभिन्न अवधारणाओं को समझा, आपके कॉस्ट कर्व कौन सी शेप में होते हैं और आधुनिक समय में कॉस्ट की शेप कैसी होती है ये भी हमने देखा। हमने AC और MC कर्व के बीच में रिलेशन को समझा है। शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट और लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट में क्या डिफरेंस होता है इसको हमने रीड आउट किया है।
इससे संबंधित क्वेश्चन आपके काफ़ी आते हैं। लागत और कॉस्ट से एक क्वेश्चन हमेशा आता ही है, तो ये आपके मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स में होता है। तो आप इसका डायग्राम वगैरह को अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा और इससे संबंधित जो आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर है उनको सॉल्व करिएगा। उसमें देखिएगा कि किस तरीके के प्रश्न उठ के आते हैं, क्योंकि ये आपके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन में ये चैप्टर भी काउंट होता है। तो इस तरीके से लागत की अवधारणा का जो हमने विभिन्न कॉन्सेप्ट हमने देखे हैं वह आज समाप्त होते हैं। धन्यवाद।